दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के टॉप 30 प्रश्न, जो कि पूरे न्यू पैटर्न पर आधारित होने वाला है। दोस्तों टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस होगा और ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड पेपर के आधारित पर होगा। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जंतु कोशिका निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। जंतु कोशिका में दोस्तों केंद्रक भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला है दोस्तों, सूत्र है का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। आणविक द्रव्यमान पूछे दोस्तों तो आप लोगों को क्या करना है, हाइड्रोजन का अलग लिख लेना है, नाइट्रोजन का लिख लेना है, फिर ऑक्सीजन का लिख लेना है। उन सभी को लिख के हाइड्रोजन का जैसे एक है तो एक लिख देना है, प्लस नाइट्रोजन का 14 है, नाइट्रोजन का 14 होता है द्रव्यमान संख्या। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुणे 16 कर देना है। इन सबको जोड़ेंगे आप, इन सबको आपको जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 63 AMU। 63 AMU ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 63 AMU। याद रखिएगा दोस्तों 63 AMU निकालने आना चाहिए आप लोगों को। टोटल द्रव्यमान संख्या को ऐड कर देना है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई पर, दाब पर, पदार्थ की गुणवत्ता पर या फिर क्षेत्रफल पर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दाब पर। ऑप्शन नंबर डी सर हो जाएगा दोस्तों सही, दाब पर निर्भर नहीं करता, प्रेशर पर कोई निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव खंडन विधि द्वारा, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है दोस्तों, प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव खंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव को क्या कहा जाता है। कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका रस। याद रखिएगा दोस्तों कोशिका रस। अगला क्वेश्चन है, गैस का सीधे ठोस में बदलना कैसी प्रक्रिया है या फिर कैसी क्रिया है। गैस का सीधे ठोस में बदलना कैसी प्रक्रिया है या फिर क्रिया है। संघनन है, वाष्पीकरण है, निक्षेपण है या फिर ऊर्ध्वपातन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों निक्षेपण। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा निक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों KMnO4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों KMnO4। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धामन सोडा प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है। धामन सोडा प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षारीय अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों क्षारीय अवस्था में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक निम्न में से क्या उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक निम्न में से क्या उपयोग करते हैं, मतलब उत्तल दर्पण करते हैं, अवतल दर्पण करते हैं, उत्तल लेंस या फिर उल्लेंस तो करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अवतल दर्पण। याद रखिएगा दंत चिकित्सक अवतल दर्पण। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन, एक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। संतति का मतलब दोस्तों एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोशिका में गुणसूत्र की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया किसके साथ कराने पर बुलबुले निकलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे बोला जाता है दोस्तों HCl की अपक्रिया किसके साथ करने पर बुलबुले उसमें निकलने लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है।
7.5 होता है, 8.4 होता है, 7 होता है या फिर 10.4 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 10.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा निकालने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा निकालने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा। उसमें प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता? मतलब दोस्तों पीओपी जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग या फिर उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है? घरों के डिज़ाइन बनाने में इसमें तो होता है दोस्तों, मूर्तियाँ बनाने में इसमें भी होता है, हड्डियों को जोड़ने में जो प्लास्टर किया जाता है, हड्डी अगर टूट जाता है तो उसमें भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा खाना बनाने में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आभासी और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, आभासी और उल्टा। ये सीधा मत करिएगा दोस्तों, आभासी और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम को कितने डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? जिप्सम को कितने डिग्री केल्विन पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? तो जिप्सम से दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात किया जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अगर केल्विन की बात करें तो इसमें 273 और ऐड कर लीजिए, 273 और ऐड कर लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 373 डिग्री केल्विन। 373 डिग्री केल्विन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में प्लेसेंटा का भूमिका क्या है? महिलाओं में प्लेसेंटा का भूमिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महिलाओं में जब बेबी न्यू बॉर्न बेबी होता है, बेबी उसमें भ्रूण में होता है दोस्तों जब, तो उसको जो पोषण तत्व जीवित रहने के लिए जो चाहिए तो उसको प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा को की भूमिका निभाता है दोस्तों बच्चे को उसमें जिंदा रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के किस रूप को शुष्क सेल के रूप में प्रयोग किया जाता है? कार्बन के किस रूप को शुष्क सेल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, ग्रेफाइट को शुष्क सेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाया जाए, किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ग्रुप डी के 16 दिसंबर वाले सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया भी था, ऐसा एक क्वेश्चन सेम था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पादप कोशिका में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? किसी भी पादप कोशिका में फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, भोजन का परिवहन करना। दोस्तों अगर जल का संवहन करने की बात करें तो हो जाएगा जाइलम। याद रखिएगा दोस्तों, जाइलम। जाइलम होता है जल का परिवहन करने का, जैसे जाइलम और फै से फ्लोएम, तो फै से फूड भी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पादपों में लचीलापन किसके कारण होता है? पादपों में, पेड़ पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलेन काइमा। याद रखिएगा दोस्तों, कोलेन काइमा। अगर हार्डनेस की बात करें दोस्तों तो स्क्रिलेन काइमा, हार्डनेस मतलब कठोरता प्रदान करने के लिए स्क्रिलेन काइमा, याद रखिएगा, कठोरता प्रदान करने के लिए स्क्रिलेन काइमा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन गैस है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों धनात्मक, किया गया कार्य धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रिक जनरेटर का कार्य क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर का कार्य है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने, यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगा दोस्तों, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विसरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, विसरण। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया रोग में क्या होता है? मायोपिया एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो मायोपिया रोग में क्या होता है? मायोपिया रोग में होता है दोस्तों, पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को बोलते हैं दोस्तों निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में दोस्तों निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। याद रखिएगा दोस्तों, CO2। द्रव्यमान संख्या के बाद पूछा है तो कार्बन का हो जाएगा 12, अनुपात की बात होता है, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो 16 दो बार है तो हो जाएगा 32। इसको आप सॉल्व करके छोटे में लेके आएंगे तो हो जाएगा 4 से कटेगा दोस्तों ये 3 बार, ये 4 से कटेगा 8 बार। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों 3:8 का, 3:8 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य रूप से कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य रूप से कहाँ इस्तेमाल होता था या फिर होता है? आग बुझाने वाले संयंत्रों में, प्रशीतक के रूप में जो रेफ्रिजरेटर होता है दोस्तों उसमें, या फिर एरोसोल के रूप में। तो एनसीईआरटी में दिया है दोस्तों सीएफसी का, ये तीनों जगह पर यूज होता था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों जगह यूज होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं या कितने चैम्बर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों 3। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।